हाय एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो डेट है दैट इज 30 मई 2025 और आज हमको एडिटोरियल डिस्कशन में तीन आर्टिकल्स डिस्कस करना है विच आर वेरी गुड। द फर्स्ट इज रिलेटेड टू डी रेगुलेशन, इकोनॉमिक रेगुलेशंस को लेके एक ऑथर है मनीष सभरवाल जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद सेकंड एक आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो एमएसपी को कुछ चीज़ों पे, काफ़ी सारे गुड्स पे, काफ़ी सारी फूड क्रॉप्स पे वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ पे रहेगा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेट्स टू बांडुंग कॉन्फ्रेंस या नॉन अलाइन मूवमेंट, जो हमने पहले भी आपने शायद वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ी हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ा हो तो शायद वहाँ पे आपको ये पढ़ने में आया होगा। तो ये तीन आर्टिकल्स का एनालिसिस हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। We start with this deregulation thing, the deregulation article, that is the deregulation we need. तो इसको डिस्कस करें उसके पहले जस्ट मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि हम 10 जून 2025 को एक हमारा फुल जीएस का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे और इस कोर्स में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भी यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी टिल 3 to 5 years, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं या देंगे। कोशिश तो आपकी यही होना चाहिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, बट स्टिल सिलेबस खत्म होने के बाद भी जैसे प्री के एग्जाम आप देते हैं, मेंस के एग्जाम देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, इट इटसेल्फ टेक्स अराउंड 1 to 1.25 years। तो उस केस में आपको कभी भी सपोर्ट ना छूटे, उसके लिए आई विल बी देयर फॉर यू फॉर एवरी नीड। तो यहाँ पे ये 6 फीचर्स हैं इस कोर्स के, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कोई कोर्स लगता है वर्थ ज्वाइनिंग तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फीस मैंने यहाँ पे सेट की है ताकि डू नॉट बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन फॉर एनीवन। तो इस नंबर पे मुझे कोई भी डाउट क्वेरी सेंड कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स में एक चीज बस इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज आई विल बी टेकिंग ओनली 50 सीट्स और 50 रजिस्ट्रेशन। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन डी रेगुलेशन से रिलेटेड। मनीष सबरवाल जी जो हैं, ये मनीष सबरवाल जी ये एक टीम लीज सर्विसेज हैं। ये बेसिकली जॉब सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो होता है पोर्टल जो होता है उसके हेड हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली है। उनका ये कहना है कि इंडिया जो है करेंटली रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल से सफर कर रहा है। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो ब्लड के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं होने देता और उस केस में आपका हार्ट फंक्शन करना कम करता जाता है। तो उसी टाइप का एक कोलेस्ट्रॉल हमने भी हमारी कंट्री में इकोनॉमी में जमा के रखा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अच्छे से फ्लो नहीं होने देता। जैसे मनीष जी स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट ऑफ वेरी गुड, जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि 1990 से हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसकी स्पेंडिंग 100 टाइम्स बढ़ गई है, 107 लाख करोड़ पहुंच गई है। जबकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है ये 8 टाइम बढ़ गई है, 1990 के बाद से $2700 पे पहुंच गई है। ये किस चीज को एस्क्राइब करते हैं? ये 1992 में हमने जो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया था, तो प्राइवेटाइजेशन में हमने जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करे काफी हद तक, उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से बहुत जंप मार गई। लेकिन ये अभी भी जो है वो एक चीज को लेके कंसर्न है, या उनका कहना है कि मैं अभी भी चाइना से जो बहुत है, वो चाइना में रहता नहीं हूँ बट मैं चाइना से इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एनवी फील करता हूँ या बहुत जेलस फील करता हूँ कि सेम पीरियड में चाइना ने अपनी पर कैपिटा जीडीपी जो है ये 42 टाइम्स इंक्रीज कर ली है। और इसके कारण बहुत सारे कॉजेस भी हैं और कंसिक्वेंसेस भी हैं। जैसे कॉजेस की बात करें तो जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं चाइना के, उसमें उसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। जैसे चाइना की जो कार प्रोडक्शन है ये 1990 से 62 टाइम्स बढ़ गया है, 3.1 करोड़ पहुंच गया है लास्ट ईयर। जबकि इंडिया हर साल में सिर्फ 50 लाख कार्स बनाता है, कंपेयर दैट विद चाइना विच इज 6 टाइम्स लेस। तो अब इनका कहना है मनीष जी का कि हमको ऐसे और टूल्स चाहिए हैं जो हमारी इकोनॉमी को और प्रोपेल कर पाए। तो उस प्रोपल्शन के केस में हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो टूल होना चाहिए वो ये होता है कि हमको एम्प्लॉयर्स जो है या जिनको हम एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं या इनोवेशन जो होते हैं, हमको इनको एनकरेज भी करना है और इनोवेशन करने के लिए इनको सेलिब्रेट भी करना है। हमारे यहाँ इनका कहना है, इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर कोई काम करने की कोशिश करता है, कोई नई चीज करने की कोशिश करता है, कोई इनोवेशन, तो उस केस में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है हु अलाउड यू टू डू दिस,
मतलब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इम्प्लीमेंट करते हैं ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, ये उनसे हर बात पे हर स्टेप पे क्वेश्चन पूछती है। हमारे यहाँ जो एक जनरल रूल या फिलॉसफी चलती है ना, वो फिलॉसफी चलती है प्रोहिबिटेड अनटिल परमिटेड। मतलब कोई भी चीज जब तक परमिट नहीं की गई है तब तक आप नहीं कर सकते, आप वो करने से प्रोहिबिट हो। तो ये जो फिलॉसफी है ये किसी भी नए सेक्टर में किसी एंटरप्रेन्योर को कोई इनोवेशन करने से रोकती है, क्योंकि द मोमेंट ही स्टार्ट टू डू और ही ट्राइज टू डू सो, उसको रेस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट कर दिया जाता है, क्योंकि हमने वो चीज, गवर्नमेंट ने वो चीज अभी परमिट ही नहीं की है, ऐसा बोल के। तो ये इनके हिसाब से, मनीष जी के हिसाब से, एक बहुत ही बड़ा रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है। इनके हिसाब से 1955 में जो कांग्रेस का अवाडी रेजोल्यूशन हुआ था, अवाडी रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने एक सेशन किया था अवाडी में नागपुर के पास, वहां पे इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम कंट्री को सोशलिस्टिक लाइंस पे बढ़ाएंगे, मतलब इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए काम करेंगे, और गवर्नमेंट जो है ये प्राइमरी रोल प्ले करेगी इकोनॉमी में। तो इनका कहना है कि ये जो अवाडी रेजोल्यूशन था, इसने इकोनॉमी में जो स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको कमांडिंग हाइट या सुप्रीम पोजीशन दे दी थी, जिससे इंडिया का कैपिटल विदाउट लेबर एंड लेबर विदाउट कैपिटल वाला एक सिनेरियो बन गया था। मतलब जहाँ पे लेबर था वहाँ पे कैपिटल नहीं थी, और जहाँ पे कैपिटल था वहाँ पे लेबर नहीं थी। तो इससे हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। तो इनका ये कहना है कि अगर इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो उस केस में हमको जो फिलॉसफी फॉलो करनी होगी, दैट विल बी परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड, नॉट प्रोहिबिटेड अंटिल परमिटेड। मतलब हमको सारे कामों को परमिट करना चाहिए, नए नए इनोवेशंस, नए नए सेक्टर में परमिशन देनी चाहिए, जब तक हम उसको रिस्ट्रिक्ट ना कर दें। अदरवाइज इफ एन एंटरप्रेन्योर इज एंटरिंग अ न्यू डोमेन, तो हमको उसको प्रोहिबिट करने की कोशिश नहीं करना है, हमको उसको परमिट करना है until unless there is something which is very negative or harmful for the society, जहां पे आप उसको प्रोहिबिट कर सकते हो। इनका कहना है, मनीष सबरवाल जी का कहना है कि इंडिया में जो रियलिटी है, मतलब जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शंस का अंदाजा आप, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस के आंसर देखोगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि हम कितना रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं अपने एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर पे। जैसे पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं, क्या वुमेन सारे सेम जॉब्स और सेम तरीके से वो सारी जॉब्स कर सकते हैं जो मैन करते हैं? तो नहीं। इनका कहना है कि देखो, वो 32 ऑपरेशन, 32 ऑपरेशन और 200 सब प्रोसेसेस से बैंड है। जैसे कि पॉटरी मैन्युफैक्चरिंग में बैंड है, कैश्यू नट प्रोसेसिंग में बैंड है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बैंड है। तो ये एक रूल रेगुलेशन हो गया। क्या एम्प्लॉयर्स को लगता है कि मेन और वुमेन को एक तरीके से या एक एक तराजू में तौल के नाइट शिफ्ट के लिए दोनों को एक तरीके से एम्प्लॉय किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन जो है ये 59 स्पेशल कंडीशंस डिमांड करती हैं अक्रॉस स्टेट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं कि अगर आप वुमेन को जॉब पे नाइट शिफ्ट के लिए रख रहे हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो उन रूल्स से बचने के लिए दे नेवर एम्प्लॉय वुमेन इन द नाइट शिफ्ट, मोस्टली दे टेंड नॉट टू डू सो। क्या फैक्ट्रीज अपना पूरा लैंड यूज कर सकते हैं? नहीं। इनका कहना है कि 50% इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है वो 3 से 4 स्टैंडर्ड्स या रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसके कारण से वो लॉस्ट हो जाता है जो इकोनॉमिकली किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता था। सिमिलरली क्या इनसे पूछा गया, क्या वर्कर्स जो हैं ये कितने भी घंटे काम करना चाहें वो कर सकते हैं? नहीं। इनका कहना है कि फैक्ट्री वर्कर जो है जो वो एक लिमिट के बाद वर्क नहीं कराया जा सकता उससे। तो इससे एक वर्कर के 270 प्लस आवर्स जो है साल भर के, ये एनुअल वर्किंग अर्निंग का भी लॉस होता है उसे, और वर्किंग आवर्स का जो है उनका भी लॉस होता है। तो ऐसे कर करके इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और उन्होंने दिखाया, इन्होंने ये शो करा कि देखो हमारे रूल्स एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि इंडिया में कोई भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप करना बड़ा ही मुश्किल है। और वन रेगुलेटरी बर्डन, सबसे बड़ा रेगुलेटरी बर्डन एम्प्लॉयर्स के लिए क्या है? तो हमारे यहाँ थाउजेंड्स ऑफ लॉज, कंप्लायंसेस, फाइलिंग्स, क्रिमिनल प्रोविजंस इतने सारे हो गए हैं कि ये बेसिकली किसी भी एंटरप्रेन्योर को काम करने से रुकते हैं। एक बेसिकली इकोनॉमिस्ट है एफ ए हायक करके, जिनको 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने ये जो पूरा सिस्टम था ना कि थाउजेंड्स ऑफ लॉस, कंप्लायंसेस, फाइलिंग्स और क्रिमिनल प्रोविजंस को आपको फॉलो करना होगा, इसको उन्होंने प्रिटेंस ऑफ नॉलेज बोला था। प्रिटेंस ऑफ नॉलेज मतलब यहाँ पे आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बेस पे नहीं चलाते, आप बेसिकली लीगल प्रिंसिपल्स के बेस पे ज्यादा चलाते हो। व्हेन डूइंग अ बिजनेस
You don't think about what is going to work in economically. You have to think first about what it is not going to violate as per law. तो इस केस में इन्होंने क्या बोला था, हायेक ने ये बोला था क्लियरली कि इंडिविजुअल्स के एक्शंस इकोनॉमिक सिस्टम को ड्राइव करते हैं। तो ये एक डेंजरस इल्यूजन है कि कोई सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप जिसके पास किसी भी सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप जो है उसके पास सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी कि सबसे बेस्ट क्या होता है सबके लिए। ये एक इंडिविजुअल, एक गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट हायेक के हिसाब से इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स do not necessarily have all the knowledge of all the domains। और इसी कारण से जो आप इंडिविजुअल को रोकते हो ना लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पे, दिस इज वेरी रॉन्ग बिकॉज you do not understand why that particular individual is pursuing that economic action which basically prevents him from doing any kind of innovation। डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं है, मतलब यहाँ पे सबरवाल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दे, पूर्ण स्वराज फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए फाइट ना करे, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कम नंबर जो है वो कम कर दे। कोई भी एम्प्लॉयर रेगुलेशन जो है, कोई भी एम्प्लॉयर रेगुलेशन डिजास्टरस, इफेक्टिव और एफिशिएंट मार्केट नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे नो एम्प्लॉयर रेगुलेशन वुड बी डिजास्टरस, effective and efficient markets require strong laws for consumer protection। क्योंकि आपको पता है अगर बिजनेसेस को टोटली डीरेगुलेट कर दिया गया या इकोनॉमी को टोटली डीरेगुलेट कर दिया गया तो फिर हमको मास में स्कैम, चीटिंग्स, ये जो फ्रॉड्स होते हैं कंपनीज की तरफ से, ये बहुत देखने के लिए मिलेंगे। कोई जीरो एम्प्लॉयर रेगुलेशन अगर हम रखते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए डिजास्टरस हो सकता है। इफेक्टिव और एफिशिएंट मार्केट के लिए बहुत जरूरी है कि लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस रहें, लेकिन डोज कितना होना चाहिए या कितने लॉज होना चाहिए ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हर डॉक्टर को पता है डोज मेक्स द पॉइजन। अगर आप सही डोज में दवाई दे रहे हो तो वो दवाई की तरह काम करेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा डोज में दे रहे हो तो वो पॉइजन की तरह काम करेगी। उसी तरह अगर आप एम्प्लॉयर का रेगुलेशन नहीं करोगे तो भी कंट्री की हालत खराब होगी, और अगर आप एम्प्लॉयर का रेगुलेशन जरूरत से ज्यादा करोगे तो भी कंट्री की हालत खराब होगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। तो उनका ये कहना है कि जैसे रोहिणी डिरेक्टली नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सोशल वर्कर है, उन्होंने एक बात बोली है कि गवर्नमेंट को या पूरी कंट्री को एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा। टीम वर्क में कौन तीन लोग आते हैं? टीम वर्क के तीन मेंबर है, समाज, बाजार और सरकार। ये समाज, बाजार और सरकार के बीच में जब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चलेगा तभी हमारी जो अनलिमिटेड एस्पिरेशन है कि हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं वो फुलफिल हो जाएगी या वो फुलफिल हो पाएगी एज कम्पेयर टू द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके कंपैरिजन में तभी हमारी एस्पिरेशन फुलफिल हो पाएगी। तो अब इस केस में हमको क्या करना चाहिए? हमको बेसिकली दो तीन चीजें करना चाहिए, या उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिवोल्यूशन। सबरवाल जी का कहना है कि मासिव ये जो रेगुलेटरी कंप्लायंस, फाइलिंग और जेल प्रोविजंस हैं इनको हमको बहुत कट करना पड़ेगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है ये बढ़ पाए। और इनका कहना है कि इंडिया जो है ये दिल्ली से रन नहीं कर सकता, मतलब पूरे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो है वो दिल्ली से नहीं आ सकते। हमको कुछ फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज ये स्टेट कैपिटल्स को भी डेवलप करना है। डिस्पाइट द फैक्ट कि नीति आयोग ने ये बोला है कि स्टेट की फिस्कल और डेब्ट की सिचुएशन खराब है, हमको फिर भी स्टेट्स को ये तीन चीजें डेवलप करना है ताकि स्टेट्स जो है वो खुल के थोड़ा अपने बिजनेसेस को फ्रीडम दे पाए और तभी वो वहाँ पे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इन सारी बातों को देखते हुए यहाँ पे सबरवाल जी एक लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कश्मीर की एक पोएट्री का मेंशन करते हैं यहाँ पे। कश्मीर की पोएट्री में या कश्मीर में एक बात बोली जाती है कि सस्टेनेबिलिटी और हैप्पीनेस जो है वो कहाँ से आती है? ये तभी आती है जब आप दो चीजों को अलाइन करते हैं। आप अपनी जुस्तजू को जब आरजू से अलाइन करते हैं, जुस्तजू का मतलब होता है जो स्ट्रेटेजी और मीन्स जो आप यूज कर रहे हैं उसको आप अपने ड्रीम्स, आरजू मतलब ड्रीम्स, गोल्स और एंड जो होता है, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को अपने गोल से अलाइन करते हैं तभी आप सस्टेनेबल और हैप्पीनेस जो है वो फाउंड कर पाते हैं। तो आपको अपनी जुस्तजू को आरजू से अलाइन करना पड़ेगा तभी हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप कर पाएगी। So this was a very good article. First article related to regulatory cholesterol. The second article relates to reading the hike or MSP. So what does the discussion says here? तो यहाँ पे recently अभी हुआ क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है ये मई 24 को केरला में एंटर कर गया है अपने शेड्यूल से 8 दिन पहले। उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो नया क्रॉपिंग सीजन अब आएगा खरीफ का, ये रेनफॉल के साथ, मानसून के साथ,
उसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है उन्होंने खरीफ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी जो है अनाउंस कर दिया है। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी इज द मिनिमम लेवल ऑफ प्राइसेस which the government want to ensure to the farmers कि farmers मिनिमम इतनी प्राइस पे मार्केट में सेल कर पाए या इतनी प्राइस पे जो है डीलर्स जो है उनसे खरीदें। तो ये एमएसपी होता है। लास्ट ईयर जो है ये जून 19 को डिक्लेयर हुए थे और बट उसके कंपैरिजन में इस साल जो है ये बहुत जल्दी जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। दिस इज अ गुड थिंग क्योंकि गवर्नमेंट के टाइमली एमएसपी के अनाउंसमेंट से फार्मर्स जो है वो अर्ली प्लान कर पाते हैं कि वो कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो करना चाहेंगे। इस बार कुछ यूनिक पैटर्न या यूनिक चीज जो हमको देखने के लिए मिलती है एमएसपी डिक्लेरेशन में वो ये है कि पैडी जो है राइस जो है उसके एमएसपी में पिछले 2 साल के कंपैरिजन में काफी कम राइस किया गया है। मतलब एमएसपी बढ़ाया तो गया है पर क्विंटल जितना फार्मर्स को प्राइस मिलना चाहिए वो अमाउंट मिनिमम अमाउंट वो बढ़ाया तो गया है लेकिन पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था। जैसे 2023 में एमएसपी जो है वो 117 रुपीज बढ़ाया था राइस के लिए, 2024 में 143 बढ़ाया था लेकिन इस बार सिर्फ 69 रुपीज बढ़ाया है। तो ये जो लेटेस्ट इंक्रीज है राइस के एमएसपी का ये पिछले 5 साल में सबसे लोएस्ट है और ये सेकेंड बेस्ट सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का जो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डायमेंशन दोनों रखते हैं। जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, क्या इश्यूज है राइस की ग्रोथ से या ज़्यादा क्रॉपिंग से। पहला इशू है इकोनॉमिक, हमारे पास राइस बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा है और बहुत ज़्यादा ग्रो है, बहुत ज़्यादा स्टॉक में है। जैसे पब्लिक स्टॉक जो है हमको जितना बफर की जरूरत पड़ती है कि इमरजेंसी में हमको कितना राइस लगेगा उससे 4.6 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास राइस है। एक्सपोर्ट करने के बाद भी हमने 2024-25 में इतना एक्सपोर्ट किया था 20.2 मिलियन टन, उसके बाद भी जो अभी बचा हुआ है वो 4.6 टाइम्स ज़्यादा है बफर से। और दूसरा इसका एनवायरमेंटल डायमेंशन है, ज़्यादा राइस की ग्रो करना या क्रॉपिंग करना मतलब वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्ट करना, क्योंकि राइस को ग्रो करने में 1 किलो राइस को ग्रो करने में 3000 से 4000 लीटर का पानी लगता है। और हमारी कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन का बर्डन इतना हाई है, पानी की क्राइसिस कई शहरों में हो रही है। जैसे आपको पता होगा हैदराबाद में, बेंगलुरु में अब पानी की क्राइसिस होने लगी है पीने के पानी की। तो ऐसी कंट्री जो खुद पानी के रिसोर्सेज से स्ट्रगल कर रही है वहाँ पे ये टाइप की क्रॉप राइस को ग्रो करना इट इज नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। लेकिन अगर दूसरे साइड देखें तो एमएसपी दूसरी क्रॉप्स का जो एमएसपी है उसको काफी अच्छा ग्रो किया गया है या इम्प्रूव किया गया है। जैसे उड़द की दाल, अरहर की दाल, ग्राउंड नट, मेज और कॉटन, इन सब पे, और सोयाबीन, ज्वार और रागी, इन सब पे एमएसपी बहुत अच्छा इंक्रीज किया गया है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। वाई? बिकॉज इंडिया जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस और ऑयल सीड्स ग्रो करने की अब ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आपको याद होगा परसों के दिन हमने 28 फरवरी को एक आर्टिकल डिस्कस किया था एग्रीकल्चर पे बेस्ड, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम पल्सेस और ऑयल सीड्स का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल कमोडिटी जिसका हम इम्पोर्ट करते हैं 2000 पल्सेस एंड ऑयल सीड। तो उनकी वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट को देखते हुए मतलब दिस पल्सेस हम हर साल पल्सेस खरीदने के लिए $5.5 बिलियन खर्च करते हैं और ऑयल सीड्स को ग्रो करने के लिए या सेल कर नीड को फुलफिल करने के लिए $17.3 बिलियन ग्रो करते हैं। साथ में ये पैटर्न हमको कॉटन में देखने के लिए मिल रहा है। जैसे वी यूज्ड टू बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन द पास्ट 20 ईयर्स, लेकिन पिछले साल से हम कॉटन के नेट इम्पोर्टर हो गए हैं। जितने ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कॉटन। तो कॉटन और मेज जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेज जो है ये फ्यूल का ग्रेन है। आपको पता होगा पेट्रोल में अब इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इथेनॉल बनाने के लिए हमको मेज की जरूरत भी पड़ने लगी है। तो ये सारी क्रॉप्स जो है इनका इम्पोर्ट बहुत बढ़ रहा है और इस केस में गवर्नमेंट ने इनको एक ज़्यादा एमएसपी का दर्जा देके बेसिकली एक बहुत चीज़ें फार्मर्स के लिए डायरेक्ट कंसेशन देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि अब आप राइस छोड़ के ये टाइप की क्रॉप्स को करिए जिससे हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबिलिटी मिले। ये जो पूरा एमएसपी सिस्टम है, ये एमएसपी सिस्टम एक रीसेट मांगता है। ये एमएसपी सिस्टम प्रेजेंट नीड के हिसाब से अब इसको सर्व नहीं करता। जैसे गवर्नमेंट एमएसपी देती तो है लेकिन अभी भी कई जगह पे वहाँ पे एमएसपी में फार्मर्स को उतना मिनिमम प्राइस नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन की बात करें, एमएसपी पेपर में ज़्यादा रहता है। सोयाबीन की बात करें तो करेंटली महाराष्ट्र के लातूर में ये मार्केट में 4300 पर क्विंटल पे सेल हो रहा है, जबकि एमएसपी जो अनाउंस हुआ है दैट इज 5328, ये उससे कई ज़्यादा कम है। सिमिलरली लास्ट ईयर, ये इस साल वाला तो ठीक है, पिछले साल का जो एमएसपी था 4892 ये उससे भी कम पे सेल हो रहा है मार्केट में।
तो इफेक्टिवली अब एमएसपी पे जो क्रॉप्स हैं उनको एमएसपी का बहुत बड़ा एडवांटेज या बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को अब थिंक करना चाहिए कि एमएसपी सिस्टम को अब कैसे वो जो है उसको रिवॉल्व करें या रिफॉर्म करें। गवर्नमेंट जो है ये उसको उतना ही ग्रेन अप उपयोग करना चाहिए जो अपनी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी हो या ओपन मार्केट ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी हो। इसका ये मतलब है कि ये प्राइसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे, इन्फ्लेशन को रोकने में मदद करे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक कितना अमाउंट खरीदती है ये मार्केट से उतना अमाउंट कम करने की, मतलब उस पर कोई एक लिमिट लगाने की जरूरत है कि वो एक फार्मर से कितना राइस पैडी या जो भी एमएसपी के अंदर क्रॉप्स है वो खरीदे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को क्रॉप स्पेसिफिक एमएसपी से फ्लैट पर एकड़ इनकम सपोर्ट पे जाना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो क्रॉप का डिस्टॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे हम एमएसपी जिस क्रॉप के लिए डिक्लेयर करते हैं फार्मर्स वही क्रॉप ग्रो करने लगते हैं और हमको पता चलता है कि आधे से ज्यादा इंडिया में फिर वही क्रॉप ग्रो हो रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे एमएसपी दे रही है। तो गवर्नमेंट को ये एमएसपी क्रॉप बेस्ड एमएसपी सिस्टम खत्म करके अब एकड़ या लैंड बेस्ड वो देना चाहिए, दैट इज हमारा एमएसपी इनकम सपोर्ट। तो उसमें क्या होगा कि फार्मर्स को जब एक उसके पास एक लैंड है 1 एकड़ का, उस पर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ भी एक अमाउंट देगी, जैसे 2000 रुपीज 5000 रुपीज पर एकड़। तो उससे फार्मर्स अब इस बेस पे क्रॉप डिसीजन नहीं लेंगे कि उनको कौन सी क्रॉप ग्रो करना है कि एमएसपी कितना है उस पर, बल्कि इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि किस क्रॉप की मार्केट की में डिमांड जो है वो ज़्यादा है। इससे क्या होगा, फार्मर्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी अर्निंग करेंगे, मार्केट के बेनिफिट्स उठा पाएंगे, मार्केट में जिन क्रॉप्स की डिमांड ज़्यादा है उसको ग्रो करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की पब्लिक स्टॉक जो है वो कम होगी और जो एक क्रॉप की साइड में पूरा का पूरा प्रोडक्शन टिल्ट होता है वो भी वहाँ पे कम हो जाएगा। So this completes our article related to MSP. Let's move on to the third article, that is drifting from the Bandung. तो अभी बांडुंग वाला क्या इशू है या बांडुंग वाला क्या डिस्कशन है, यहाँ पे जो डिस्कशन करा है ये डिस्कशन करा है एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है विच इज अ वेरी फेमस एमपी, बिहार से बिलोंग करते हैं, दैट इज मनोज कुमार झा जी ने। तो मनोज कुमार झा जी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अभी रिसेंटली 70th एनिवर्सरी पास हुई है बांडुंग कॉन्फ्रेंस की, जो जिसका इंडिया में कोई कमेमोरेशन नहीं हुआ, मतलब ये आया गया और पता भी नहीं चला। तो अब ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करना। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हमने जो इसको याद नहीं किया उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस था जिसको हमने इग्नोर मार दिया। तो अब बांडिंग कॉन्फ्रेंस क्या है, बेसिकली 1955 में इंडोनेशिया की बांडुंग नाम की जगह पे कुछ 29 नेशंस की जो अभी अभी रिसेंटली उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए थे, उन्होंने एक मीटिंग करी थी और इसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हम अपने आप को एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट बनाएंगे। मतलब उस टाइम पे क्या था, जैसे आपको पता होगा 1940s 50s में यूएसए और सोवियत के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म बोल सकते हैं जिसको आप, उसको लेके। तो वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही थी, कुछ कंट्रीज यूएस के साइड अलाइन हो रही थी और कुछ कंट्रीज जो है सोवियत के साइड में अलाइन हो रही थी। इंडिया और कुछ दूसरी 28 कंट्रीज इन्होंने ऐसा डिसाइड किया बांडुंग कॉन्फ्रेंस में मिलकर कि हम अपने आप को किसी के साइड पे भी अलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज व्हाट स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 1 और वो 2 स्टार्ट ही इसलिए हुए थे क्योंकि वहां पे कंट्रीज ने अपने अलायंसेस बना लिए थे और उससे उन दोनों के बीच में ग्रुप के बीच में फाइट हुई थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो डिकेड था उसमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, झा जी का कहना है कि यहाँ पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थी वो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल से पे बेस्ड थी, जैसे कि एंटी कॉलोनियलिज्म हो गया कि हम किसी की कॉलोनी नहीं बनेंगे, या कोई कॉलोनी किसी किसी कंट्री के अंदर कोई दूसरी कंट्री कॉलोनी बनती है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सारे नेशंस जो हैं वो अपनी सोवरेनिटी और इक्वालिटी मेंटेन करेंगे, सारी कंट्रीज आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करेंगे। तो ये जो पूरा कोल्ड वॉर को जो एरा चला ना, मतलब सोवियत वर्सेस यूएस के बीच में जो टिल 1992 लड़ाई चली, एक ठंडी टाइप की लड़ाई जिसमें वो डायरेक्ट फाइट नहीं करते थे लेकिन कंट्रीज को अपने साइड में अलाइन करते रहते थे और एक दूसरे को प्रॉक्सी बनाते थे एक थर्ड कंट्री को। तो ये जो कोल्ड वॉर वाली जो कहानी थी, ये जो पूरा इशू था, ये जो पूरा टाइम चला, इस टाइम पे हमने हमारी पॉलिटिकल और पॉलिसी को सेम रखा, हम किसी के साइड पे अलाइन नहीं हुए। इससे हमको अक्रॉस द वर्ल्ड कई सारी टाइप की कई सारी कंट्रीज का, इवन डेवलप कंट्रीज का रिस्पेक्ट मिला था कि इंडिया इज समवन वी कैन रिलाई अपॉन और ट्रस्ट अपॉन, दैट इट विल नॉट
shift its alignment to one particular towards one particular country. और ये हमारी कंट्री की मॉरल अथॉरिटी का भी एक रिकॉग्निशन था कि हम मॉरलिटी या एथिक्स के नाम पे कुछ फॉलो करते हैं। और आने वाले टाइम पे जैसे जब नैम कॉन्फ्रेंस हुई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ था, तो नॉन अलाइन मूवमेंट की लीडरशिप भी हमने होल्ड करी थी। तो जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी, मतलब 1950 से लेकर 1990s तक जो कंट्रीज इंडिपेंडेंस हुई बीच बीच में, ये सारी कंट्रीज को हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, उनके लिए एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन था कि प्लूरलिज्म मतलब आप सबके दोस्त बने रह सकते हो और स्टिल यू कैन प्रोग्रेस, यू डोंट नीड टू अलाइन टू वन कंट्री इन ऑर्डर टू गेट डेवलप्ड। इकोनॉमिकली इंडिया ने एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो करी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ थी, ताकि किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंस ना हो, और डिपेंडेंसी के कारण कि अब एक हमारी जो कंट्री है, कोई भी कंट्री है, वो दूसरी कंट्री की तरफ अपना जो टिल्ट है वो और ना झुका दे। तो इससे इंडिया को एक बहुत बड़ी गुडविल मिली थी अक्रॉस द कंट्री। इंडियन यूनिवर्सिटीज जो थी ये अफ्रीका, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के अलावा कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव की तरह भी प्रेजेंट होती थी। तो अब जब यहाँ पे झा जी बोलते हैं कि वो जो हमने पॉलिसी फॉलो करी थी वो कहीं ना कहीं अभी जो आज का टाइम है उसमें शिफ्ट हो रहा है या उसमें खत्म हो रहा है। हम जो है बेसिकली एक ऐसी टाइप की पॉलिसी अब फॉलो करने लगे हैं जिसमें हम चेस्ट थम्पिंग का फोकस करने लगे हैं। हमारी पॉलिसी अब मल्टीलिटरल इंस्टीट्यूशन बेस्ड मल्टीलिटरलिज्म पे नहीं है। इंस्टीट्यूशन बेस्ड मल्टीलिटरलिज्म मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूट्स थे, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, जो पहले पॉलिसी जो है वो इस तरीके से फॉलो करती थी कि किसी भी इंडिविजुअल कंट्री की तरफ जो है वो अलाइन ना हो, वो पर्सनैलिटी ड्रिवन एंगेजमेंट की तरफ चली गई है। मतलब हु सिट्स एट द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर decides what is going to be the policy with any other country. This was not used to be the case earlier, ऐसा झाजी बोलते हैं। पहले उनका कहना था कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने वो हमेशा एक पॉलिसी में कंटिन्यूटी रखने की कोशिश करता था। वो ये कोशिश करता था कि सारी कंट्रीज से रिलेशन अब अच्छे रहें। लेकिन अब जो सिस्टम हम फॉलो करने लगे हैं उसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, वो अपने आप को कितना इलेक्टोरिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है, वो कितना अपने आप को कैरिज्मेटिक दिखाना चाहता है, इस बेसिस पे वो किस कंट्री से क्या रिलेशन रखा जाएगा इंडिया का वो डिसाइड करता है। एंड दिस इज गोइंग इन अ वेरी नेगेटिव और रॉन्ग डायरेक्शन। हमारी जो पॉलिसी होना चाहिए, झा जी का कहना हमारी जो पॉलिसी होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी, वो कभी भी एक इंडिविजुअल बेस्ड या पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी इन द नेशनल इंटरेस्ट। एंड द नेशनल इंटरेस्ट से कि हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी जो हमको हमेशा से एक स्टेबल पार्टनर की तरह दिखाती थी, वो पॉलिसी ही अच्छी थी क्योंकि उससे कंट्रीज का हमारे ऊपर रिलायंस रहता था। आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया को एक अनस्टेबल कंट्री की तरह देखने लगे हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टू शो फेवरेटिज्म, कि हम दिखाने लगे हैं कि हम कुछ कंट्रीज के क्लोज हैं और कुछ कंट्रीज के क्लोज नहीं है। तो ये जो दिखावा है बिकॉज जस्ट टू डू सम चेस्ट थम्पिंग इन नेम ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट गोइंग टू डू वेल फॉर द political parties or well for the country in the longer run. In the longer run what we need is a nation जिसके अपना एक विजन हो इंटरनेशनल जस्टिस का, इंटरनेशनल पीस का, और उसका एक आउटलुक हो पूरी वर्ल्ड को लेके जिसे दूसरी कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती है। तो इस पॉलिटिक्स से बाहर निकल के हमको वही वाली पॉलिसी जो है वो फॉलो करना चाहिए, ऐसा झा जी का कहना है। So this completes our third article, that is Bandung Conference। हम जो Bandung Conference से जो डिस्ट्रैक्ट या डाइवर्ट हो रहे हैं उस चीज को लेके एक डिस्कशन। आई होप ये तीनों आर्टिकल आपको क्लियर है। मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। हमने जो 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं, द फर्स्ट आर्टिकल वी डिस्कस वाज रिलेटेड टू रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जिसमें मनीष अग्रवाल जी ये बोलते हैं कि हमको जो है अपना रेगुलेशंस, रूल्स, लॉस इन सबको कम करना है, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा और फास्ट ग्रोथ का जंप देने के लिए। दूसरा जो हमने आर्टिकल पढ़ा दैट वाज रिलेटेड टू एमएसपी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कुछ क्रॉप्स के एमएसपी जो है हम कम कर रहे हैं, जैसे पैडी जो हमारे लिए इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली अच्छा नहीं है, और कुछ क्रॉप्स के एमएसपी जो है उनको हमने और बढ़ाया है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ऑयल सीड्स, पल्सेस, जो आगे चल के हमको हेल्प करेंगे अपने इम्पोर्ट के बिल को कम करने के लिए। और तीसरा हमने पढ़ा नॉन अलाइन मूवमेंट या बांडुंग कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने पढ़ा कि झा जी सुभाष सॉरी यहाँ पे जो है ये मनोज कुमार झा जी जो है उनका कहना है कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस कैसे हमारी पॉलिसी को शेप उसने करा था 50s में, और आज भी वही प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी पॉलिसी को शेप करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। सो आई होप these 3 आर्टिकल्स वेरी वेरी क्लियर टू यू इन एडिटोरियल। आप इनको रीड करिएगा इंडियन एक्सप्रेस में, दीज आर वेरी गुड आर्टिकल्स।
साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करिएगा, आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब इट ऑल्सो। और रेगुलर लेक्चर्स के हम जो लेक्चर्स लेते हैं अदर देन दिस एडिटोरियल आर्टिकल, आपको उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।